दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 का दिन और हजारों की संख्या में हमास की टेररिस्ट फैंसी कार्ड के 5000 रॉकेट फायरिंग करने के साथ इसराइल के अंदर घुस जाते हैं। 1200 लेडीज, बच्चे और आम पब्लिक का मर्डर करके 250 लोगों को किडनैप करके हमास की टनल्स में ले जाते हैं। उस टाइम किसी ने भी नहीं सोचा था वर्ल्ड में कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है जिसके तहत ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम हुआ है। और आज 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये वॉर सेकेंड ईयर में चली गई है, जिसमें ये वॉर हमास के एरिया से गाजा पट्टी से आगे बढ़ती हुई लेबनान होते हुए यमन होते हुए अब फाइनली डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ आ गई है। तो ये वॉर के पीछे क्या शक्तियां थी, क्या साथ में लोग थे, इसके बारे में रिवील करते हैं हम आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ, जानिए इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ईरान एंड इजराइल की वॉर के बारे में, जिसमें हमारे कंट्री इंडिया बहुत बुरी तरह इम्पेक्ट होने वाला है सेकेंड ईयर में। दोस्तों जैसे आपको मालूम ही है, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के उग्रवादियों ने इसराइल के अंदर धावा बोल दिया और उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। 1200 लोगों का मर्डर किया, जिसमें बच्चे, लेडीज सब शामिल थे, और 250 लोगों को उन्होंने किडनैप भी कर दिया, जिसके अंदर कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, कुछ रिलीज भी हुए होस्टेजेस। बट फिर भी आज की तारीख में भी 97 to 100 होस्टेजेस उनकी कस्टडी के अंदर हैं। तो ये वॉर 1 साल होने के बाद इसने किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। देखिए, हमास ने तो अपने करीबन 17,000 टेररिस्ट ख़त्म हुए उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनके ब्लड में ही है और वो लड़ते ही आए हैं और वो इसी काम के लिए उनको आनंद आता है। बट इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, उसके अंदर फिर भी 1000 लोग तो 1200 लोग तो उसी टाइम ख़त्म हो गए थे इजराइल के अंदर। और ये वॉर जब इंटेंसिफाई हुई पूरे 1 साल के अंदर करीबन 928 उनके सोल्जर भी मारे गए, जो रिटेलिएशन हुआ या हमास को जब उन्होंने ख़त्म किया। इसके अलावा जो मेन कैजुअलिटीज हुई वो लेडीज, बच्चे, जो नॉर्मल सिविलियंस थे, 41,000 सिविलियंस हमास के जो गाजा पट्टी है उसके अंदर वो भी मारे गए, जो इजराइल का जो भी उन्होंने उसका जवाबी कार्रवाई की। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। गाजा एक पूरा शहर था जिसके अंदर करीबन 10 लाख लोग रहते थे। तो वो पॉपुलेशन वहाँ से डिस्प्लेस हुई, उनके मकान ढा दिए गए, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा ख़त्म कर दिया गया। भले वो इजराइल के द्वारा ही ख़त्म हुआ, बट नुकसान तो दुनिया में किसी ना किसी का हुआ। अब इसके बाद 1 साल के अंदर उनकी लोकल लीडरशिप को भी ख़त्म किया गया हमास की। बट हमास पूरी तरह ख़त्म हुआ बिल्कुल भी नहीं। आज भी 50 to 60% हमास के जो टेररिस्ट हैं, जो बंकर्स में हैं या गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं, वो अभी भी हैं। तो हमास तो 1 साल में ख़त्म नहीं हुआ। अब इसके अलावा जो हिजबुल्ला है, जो लेबनान से ऑपरेट करता है, उसके टेररिस्ट सामने खड़े हो गए और उनकी तादाद हमास के जो स्ट्रेंथ थी उससे भी डबल है, और वो भी टनल से ही ऑपरेट कर रहे हैं। और उनकी टनल तो और ज़्यादा मजबूती के साथ हैं या और ज़्यादा टेक्निकली बनाई गई हैं, और जिसको नॉर्थ कोरिया की देखरेख में बनाया गया बोलते हैं। खैर, अब आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर। हूती इन द मीन टाइम जो यमन से ऑपरेट कर रहा था, और जो रेड सी के अंदर पिछले ये इसी पीरियड के अंदर उसने जहाज़ों पे मिसाइल्स मारना शुरू किया और उसने भी काफ़ी नुकसान किया। बट अमेरिका और यूरोप के जो कंट्रीज थे, उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रेन किया कि ये वॉर किसी भी तरह से और आगे ना बढ़े।
बट नुकसान भी हुआ, कई जहाज डूबे भी और अमेरिकन एयरफोर्स को प्लस आर्मी को भी नुकसान किया गया कि किसी तरह से अमेरिका भी इस वॉर में कूद जाए। बट अभी तक तो ये स्टेप नहीं हो पाया। बट अब जब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को भी ख़त्म किया गया तो ईरान को भी कूदना पड़ा, बिकॉज पर्दे के पीछे ये जो तीनों संगठन हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ये तीनों को फंडिंग जो है वो ईरान से ही है। ईरान का जो इसराइल के साथ 36 का आंकड़ा है, ये आज का नहीं है। जब से इसराइल का बर्थ हुआ 14 मई 1948 को, जब से इसराइल बना आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब से ही ईरान और इसराइल की एक तरह से सांप नेवले का बैर चल रहा है। कई लड़ाइयाँ हुई, बट मिडल ईस्ट के अंदर, और अमेरिका के अपने इंटरेस्ट थे, तो ये वॉर हमेशा वहाँ पर एक बर्निंग पॉइंट चलता रहा। ईरान भी कुछ इस तरह से ही है और उनका भी वॉर का बहुत पुराना साथ है। ईरान इराक की वॉर 10 साल तक चली किसी टाइम पर, और इराक किसी टाइम में बहुत स्ट्रांग होता था और उसने भी कुवैत पे अटैक किया था। खैर, शांति जो है अभी तक तो सऊदी अरेबिया और यूएई में ही है, जो अभी तक रिच कंट्रीज, ऑयल रिच कंट्रीज है। मेन खेल तो तेल का ही है इस पूरी बेल्ट के अंदर। अब आ जाते हैं हम 2024 में। 2024 में ये वॉर किसी भी तरह से लेट डाउन नहीं हो रही है। हमास आज भी एक्टिव है और अभी रहेगा, और इसराइल के लिए अब नया फ्रंट जो है, जो उसने भी खोला, और उसने एक तरह से अपने आप को 7 फ्रंट के ऊपर 7 कंट्रीज से, 7 ऑर्गेनाइजेशन से वो अपने आप को बचाकर चल रहा है। और ये उसकी तारीफ ही है जिसकी वजह से इसराइल जिंदा है। बिकॉज इसराइल की पॉपुलेशन 94 लाख है, पूरे कंट्री की पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन तो दिल्ली सिटी की भी नहीं है। दिल्ली सिटी की पॉपुलेशन 2 करोड़ की है, और तो उसके मुकाबले इसराइल बहुत छोटा कंट्री है, बट उसने नाको चने चबा के रखे हुए हैं और तभी वो सरवाइव कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। नो डाउट उसको पीछे से सपोर्ट अमेरिका की है और यूरोप की है, नहीं तो अपने दम के ऊपर इसराइल सिर्फ जज्बे के साथ तो नहीं चल सकता। अब आ जाते हैं कि सेकेंड ईयर में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और इंडिया इसमें कहाँ फंसता है। इंडिया के जो पॉलिसी है वो अभी तक ये पॉलिसी थी कंट्री की, या है भी, कि हमारी सबसे दोस्ती है, दुश्मनी किसी से नहीं है, और हम पीस के लिए बात करते हैं, ग्रोथ के लिए बात करते हैं। ईरान से हमारे संबंध काफ़ी पुराने हैं, 50 साल से हैं, और उनके साथ हमारा बिजनेस भी है। 2019 तक हम उनसे ऑयल भी लेते थे, बट 2019 में जब सैंक्शंस लग गई, जब यूएन की सैंक्शंस हुई और अमेरिका की सैंक्शन हुई, तो 2019 के बाद हमने उससे तेल लेना बंद कर दिया। ब्लैक मार्केट में आता हो तो उसके लिए कोई कमेंट नहीं है। अब जो इजराइल है, इजराइल के साथ हमारे जो संबंध हैं वो पिछले 25-30 साल से ही हैं। उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी हमारी, अप टू 90s से पहले की जो हमारी गवर्नमेंट थी, वो प्रो फिलिस्तीन थी गवर्नमेंट हमारी। बट धीरे धीरे हमारी जो झुकाव था वो कंट्री का, वो इजराइल की तरफ बढ़ता गया, और 90s में जाकर सबसे पहले इजराइल की एम्बेसी हमारे कंट्री में खुली। उसके बाद इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे होते गए, और आज की तारीख में हमारा डिफेंस इंपोर्ट इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा है। मोदी जी के आने के बाद तो ये काफ़ी हद तक बढ़ा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत एज रखता है, और उसकी टेक्नोलॉजी एट पार टू अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। कई चीज़ों में वो अमेरिका को भी बीट करता है, बिकॉज ज्यूश जो माइंड है वो, मतलब दे आर कॉल्ड जीनियस इन द वर्ल्ड, और अमेरिकन लॉबी के अंदर भी वो ज्यूस का काफ़ी होल्ड है। इवन इन वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी एक ज्यूस ही थे। तो खैर, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ दिस वॉर कैन इम्पैक्ट इंडिया। तो इजराइल के साथ अगर हम साथ देते हैं
तो आज की तारीख में हम ईरान को नाराज कर लेते हैं और ईरान के अंदर बिजनेस में हम काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। हमारा यमन में कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं है, हमारा फिलिस्तीन में भी कुछ ज़्यादा बिजनेस नहीं है कंट्री का, और हमें कोई इम्पेक्ट नहीं करता। गाज़ा तो बिल्कुल भी नहीं करता था। बट ईरान के अंदर अगर कुछ होता है, या ऑयल रिजर्व्स है, या और इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें चावर पोर्ट भी आता है, जिसको हमने 10 साल के लीज पे ले रखा है हमारी कंट्री ने, तो हमारे को नुकसान होगा। और जो हमारा ट्रेड है वो काफ़ी एडवांस, मतलब काफ़ी बड़ा ट्रेड है ईरान के साथ हमारी कंट्री का। और ऑयल भी हम, या रिफाइनरी है हमारी, मतलब ऑयल के साथ हमारा कनेक्शन है उनके साथ, ईरान के साथ आज भी। इजराइल के साथ हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। इनफैक्ट जो हाइफा पोर्ट है वो भी अडानी ने अभी लिया है इजराइल के अंदर। तो इजराइल में भी पिछले 20 सालों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की गई हैं। अब अगर कोई भी वॉर होती है उसमें दो चीज़ें बहुत अहम रोल अदा करती हैं, ऑयल एंड एज वेल एज आर्म्स। अब ना तो दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। ऑयल हम इंपोर्ट ही करते हैं, पहले हम 90% इंपोर्ट करते थे, आज हम 85% इंपोर्ट ही करते हैं आज भी कंट्री का ऑयल। और ये ऑयल सारा गल्फ से आता है, और जिसको अगर ये वॉर बढ़ती है तो हमारा सी रूट भी इम्पेक्ट हो सकता है, जिससे ऑयल आने में दिक्कत होगी। बिकॉज हमारा आज की तारीख में भी 60 to 70% ऑयल गल्फ से ही आता है। रशिया से हम कितना ऑयल ले पाएंगे? तो रशिया हमें इंपोर्ट पूरा ऑयल दे भी नहीं पाएगा जो हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है। आर्म्स के अंदर हमारी काफ़ी आर्म ट्विस्टिंग रही है, क्योंकि अभी तक पिछले 50-60 सालों में हमारे आर्म्स मेजरली रशिया से आते थे, और ये प्रूव भी हो गया कि रशियन जो आर्म्स है वो वर्ल्ड में बेस्ट नहीं है। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम रशिया से ही आर्म्स ले रहे थे। बट पिछले 3 साल से रशिया खुद अपनी वॉर में यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ से भी आर्म्स की डिलीवरी या जो भी कमिटमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो सकती, जो हमें आगे थ्रेट दिखती है अपनी कंट्री के लिए, या हमें जो रिक्वायरमेंट्स है। इंडिया आज की तारीख में नेट इंपोर्टर है, और आर्म्स में करीबन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट हम लोग ही करते हैं वर्ल्ड में। तो ले देकर हम लोग डिपेंडेंट हैं अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ। तो अमेरिका के साथ काफ़ी इंपोर्ट्स में हमने आगे बढ़े हैं, बट फिर भी अमेरिका का एटीट्यूड जो रहता है वो थोड़ा सा रेट्स भी हैं और सब चीज़ें हैं, कई इश्यूज़ हैं। इसको देखते हुए हमने फ्रांस का भी रुख किया, राफेल वहाँ से आ रहा है, और अभी भी कुछ हम आर्म्स सबमरीन वगैरह हम फ्रांस से ले रहे हैं। बट अभी हम बात सिर्फ इजराइल और ईरान वॉर की कर रहे हैं। तो अगर ये वॉर बढ़ती है तो इसमें हमें डबल एज नुकसान हो सकता है। इजराइल भी हमें न्यू टेक्नोलॉजी नहीं दे सकेगा, और क्योंकि वो पूरा उलझ जाएगा, और उसको अपनी जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसको भले अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़े, या अपना ही कंजप्शन रहे जैसे रशिया का है, उसके साथ वो प्रॉब्लम रहेगी। ईरान के साथ हमारे ट्रेड है, जो भी है, हमारा राइस भी एक्सपोर्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो ईरान को हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं। तो हमारा जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फॉरेन करेंसी रेमिटेंस भी गल्फ में काफ़ी इम्पेक्ट होगा। बिकॉज ये वॉर अगर स्प्रेड आउट होती है, पूरे मिडिल ईस्ट में जाती है, तो मिडिल ईस्ट पूरा ही डिस्टर्ब होगा। ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज हमास, हिजबुल्लाह, हूती, उसके बाद शिया जो शिया कम्युनिटी जहाँ जहाँ है, बिकॉज ईरान एक शिया बहुल देश है, तो इराक में और दूसरे कंट्रीज़ में, सीरिया में ये वॉर फैलती ही जाएगी, जिसको, और तेल के जब दाम बढ़ते जाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल, भले ही हम किसी भी कंट्री से हम ऑयल ले रहे हों, जो इंटरनेशनल क्रूड बास्केट है उसमें रेट बढ़ेंगे, तो नुकसान हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा होगा, जिससे हमारी इकनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। हमारी शेयर मार्केट क्रैश कर सकती है,
तो अगर $80 यूएस डॉलर पे से आगे रेट बढ़ता है तो ये हमें बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये सेकेंड ईयर में अगर ये वॉर जा रही है और ईरान इसमें फुल फ्लेज घुसता है, ईरान और इजराइल की वॉर आगे बढ़ती है, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान इकोनॉमिकली हो सकता है। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, नॉलेज बेस्ड लगा, तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और चैनल अच्छा लगता है, आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।